चीज़ कवर हुए थे। जैसे अभी तक मैं बताना चाहूँगा कि फैक्चुअल्स में क्या क्या कवर हुआ है। तो औरंगजेब के बाद जितनी मुग़ल अथॉरिटी था जो मॉडर्न इंडिया में शिफ्ट होता है उसके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। उसके बाद मराठा के बारे में जाना था। मराठा का स्टार्टिंग होता है तुम्हारा शिवाजी से। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक था, तीसरा में हम लोग देखे ऑटोनोमस स्टेट्स जो राइज हुए हैं इंडिया में, चाहे हैदराबाद हो, अवध हो, वो सभी चीज़ के बारे में जाना गया। तीसरा फैक्चुअल्स। फोर्थ फैक्चुअल्स क्या था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। उसमें बहुत सारा जेमोडिन से लेके गोवा से लेके पदीचेरी से लेके बहुत सारा चीज़ हमने जाना है। डच, डेंस, है ना, फ्रेंच, इंग्लिश एंड सो ऑन। अब जानेंगे कि ये गवर्नर जनरल कौन से एक्टिव थे। समझे बात को ना? गवर्नर जनरल गरम जोशी के साथ शुरू करो, तो फिर एनर्जी लो होगा तो फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा कल जो हुआ था। ठीक है, देखो तो बुलंदी पे लाओ अपने हौसलों को, ठीक है ना। देखो रॉबर्ट क्लाइव, इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डुअल गवर्नमेंट, रॉबर्ट क्लाइव आए तो दिमाग में डुअल गवर्नमेंट आना चाहिए, दिमाग में करप्शन आना चाहिए। ठीक है, करप्शन के लिए इनको किया गया था, बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। बैटल ऑफ प्लासी में इनका इन्वॉल्वमेंट था, याद आया तुम लोग को? तो देखो रॉबर्ट क्लाइव, देखो ये डिसकंटिन्यू भी है, यानी कि 1757 to 60 हुए हैं, फिर बीच में गैप है, फिर 65 to 67 हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्या है। एट द एज ऑफ 18 क्लाइव वॉज सेंट आउट टू मद्रास, नॉट चेन्नई, एज अ फैक्टर और राइटर इन द सिविल सर्विस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस वॉज हिज फर्स्ट जर्नी टू इंडिया। बताओ, ये भी फैक्टर और राइटर थे, बोले थे ना, सीनियर मर्चेंट, जूनियर मर्चेंट, उससे पहले ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा ये फैक्टर, ये राइटर, उसका फिर जूनियर मर्चेंट, फिर सीनियर मर्चेंट, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने से पहले का फेस। याद आया तुमको? यो तो मात्र 18 साल में इनको भेजा गया चेन्नई में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, समझे। और इनका फर्स्ट जर्नी स्टार्ट होता है 1744 से 1753। उस समय ये फैक्टर या राइटर थे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में थे। द प्राइम मिनिस्टर पिट द एल्डर, क्यों ना हो, पिट द एल्डर प्राइम मिनिस्टर था, डिस्क्राइब क्लाइव हु हैड रिसीव्ड नो फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग व्हाटसोएवर एज द हेवन बॉर्न जनरल। बोला कोई बात नहीं, ये शख्सियत को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिला, मगर ये खुद कुदरत से बन के आया है, नेचुरल है ये, भले इसको मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिला, ये नेचुरल आदमी है। ऐसा उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड के थे, पीट द यंगर, बताए थे ना, पीट द यंगर जो 1784 में उनका वो भी बना था। हाँ, तो यही बोलते हैं कि इनके बारे में गुणगान किया था। क्या हुआ जो इनको फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, हेवन से ऐसे जन्म होके आते हैं, ऐसे वाले जनरल, इस कैलिबर के जनरल, समझे। तो इन जुलाई 1755 देखो क्या हुआ, क्लाइव रिटर्न टू इंडिया अगेन फॉर द सेकेंड टाइम। अब इस बार इंडिया आया है ये टू एक्ट एज अ ड्यूटी गवर्नर ऑफ फोर्ट सेंट डेविड, जो कि स्मॉल सेटलमेंट तुम्हारा साउथ ऑफ मद्रास में था। मद्रास में बताए थे ना, शुरू में था मद्रास में गढ़ था, उसके बाद अलग अलग जगह हुआ है। तो 1755 में फिर से आया, वहाँ पे ड्यूटी गवर्नर बने मद्रास के रीजन में। अब वो गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं 1757-60, और उसके बाद फिर से 1765 to 1767, क्योंकि अचानक नहीं मिल जाता है गवर्नर जनरल का, बताया ना, छोटे छोटे पोस्ट से फिर ऊपर जाता है लोग। अब देखो, ही सक्सेसफुली कंडक्ट ऑफ द सीज ऑफ ऑर्कोट इन्होंने ले लिया, कैप्चर कर लिया था 1751 में, 53 डेज के लिए। टर्न द स्किल्स अगेंस्ट द फ्रेंच इन द कर्नाटिक में फ्रेंच को वो करने वाले, गिदर भपकी देने वाले यही थे, कर्नाटिक वाले। इन बंगाल ही वन द बैटल ऑफ प्लासी, कोई दिक्कत है, अगेंस्ट सिराजुद्दौला, एंड रिड्यूस द न्यू नवाब मीर जाफर टू द पोजीशन ऑफ अ मियर पपेट ऑफ द इंग्लिश। तो मीर जाफर को एक पपेट बना के रख दिया, जानते ही हो। सिराजुद्दौला हार गया, सिराजुद्दौला हार गया, तो उसके बाद मीर जाफर आया है, और फर्स्ट रिवोल्यूशन हो गया था बंगाल का, जान ही रहे हो। तो उस समय जो गवर्नर जनरल जो एक्टिव थे तो रॉबर्ट क्लाइव ही थे, क्यों ना हो। 1757 तो ऊपर जाकर देख लो बाबू, मैच कर जाएगा, वहीं से स्टार्ट है इनका कार्यकाल। इन्होंने डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था बंगाल में 1765 में। देखो, दीवानी राइट्स वे टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द मुगल एम्पायर, निजामा राइट्स वे टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम नाज़्म उद दौला द न्यू नवाब ऑफ द बंगाल। क्या बोला इसमें, दीवानी राइट्स वे टेकन बाय द, अब दीवानी जो राइट्स था बाय द कंपनी, मुगल एम्पायर का दीवानी राइट समझते हो, कल टैक्स कलेक्शन। तो मुगल एम्पायर जो भी था तुम्हारा, वो सिराजुद्दौला का हरा दिया, और वहाँ पे देखो बैटल ऑफ बक्सर भी हो गया है,
बैटल ऑफ बक्सर भी हो गया, जहाँ कासिम हार गया है, इन लोग का जो ट्रिपल अलायंस था वो हार गया ये लोग का, समझ गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि दीवानी राइट्स को भी अपने हाथ में रख लिया, और साथ साथ निजामत राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, राइट टू पनिश, ठीक है, ये भी तुम्हारा ले लिया। कहाँ से? नज्म उद्दौला से, ठीक है, जो कि तुम्हारा उस समय का था, क्योंकि अलग अलग पावर अलग अलग रहता है तो सब जगह से लेके अपना कंसंट्रेट कर दिया, और यहीं डुअल गवर्नमेंट शुरू हो गया। डुअल गवर्नमेंट मतलब क्या कि दो अलग अलग करेगा, सेपरेट कर देना। बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन आफ्टर द डेथ ऑफ, क्यों? क्योंकि मीर जाफर के डेथ के बाद किसको बनाया गया? नज्म उद्दौला को बनाया गया। ही फॉरबेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंडल्जिंग इन प्राइवेट एंड मेड द पेमेंट ऑफ इंटरनल ड्यूटीज ऑब्लिगेटरी। इसने क्या किया? बोला कि यस ही फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब क्या होता है? यू नो दिस थिंग? ये जो देखो इस पे यही तो करप्शन लगा है। ये प्राइवेट ट्रेड में कंपनी को क्या किया, देखो यही सब चलती है ना, करप्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो ये जो प्रोत्साहित किए थे प्राइवेट कंपनी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हुआ, तो और इंटरनल ड्यूटीज ऑब्लिगेटरी हुआ क्या? यू हैव टू पे इंटरनल ड्यूटीज ऑल्सो। अब जो इंटरनल ड्यूटीज पे करना होगा आपको, ऐसे क्या हुआ कि करप्शन का सोर्स हो गया। अभी देखते हो कितना करप्शन है तुम्हारा गैजेटिव प्लेन में। स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है। रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन। अभी देखता है ना ब्यूरोक्रेसी में ह्यूज करप्शन है, बिकॉज ऑफ हिम। 1765 से किया हुआ चीज अभी 21वीं सदी में तुमको मिलता है। तो यही तो बोलते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार तो हमको विरासत में मिला है, समझे। अब देखो इसने क्या किया, सोसाइटी ऑफ ट्रेड इन 1765 में इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे मोनोपोली ट्रेड में था सॉल्ट में बीटल नट, बीटल नट मतलब क्या होता है? पान का पत्ता, एंड टोबैको। इसमें मोनोपोली किया ट्रेड को। हाउएवर दिस कुड नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, मगर ये सोसाइटी ऑफ ट्रेड इन 1764 में बनाया गया, ये ठीक से काम नहीं किया, इसलिए इसको एबोलिश करना पड़ा 1767 में। बट द वर्क ऑफ सोसाइटी वॉज नॉट एक्चुअली वाउंड अप, मगर 1768 में जाकर खत्म हुआ है वो पूरी तरीके से। अब देखो व्हाइट ब्रिगेड्स स्टेशन एट अलाहाबाद एंड मुंगेर रिवोल्टेड बिकॉज क्लाइव इशूड ऑर्डर्स दैट विद इफेक्शन फ्रॉम इतना डबल अलाउंसेस। अब देखो जो व्हाइट ब्रिगेड्स था, यानी कि यही लोग था, इंग्लिश लोग जो था, वो रिवोल्ट कर दिया इसके अगेंस्ट ही, रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट ही। कहाँ पे किया है? इलाहाबाद और मुंगेर में, ठीक है, क्योंकि डबल अलाउंस वुड बी पेड ओनली टू द ऑफिसर्स ऑन सर्विस आउटसाइड द फ्रंटियर ऑफ बंगाल एंड बिहार ओनली। यहीं पे व्हाइट म्यूटिनी हो गया, क्योंकि यहाँ पे बात हुआ इलाहाबाद मुंगेर में जो व्हाइट्स थे, यहाँ पे कंटेंशन हो गया किस चीज़ को लेके कि डबल अलाउंस वुड बी पेड, वही ऑफिसर को मिलेगा डबल अलाउंस, पैसा मिलेगा, जो कि बंगाल और बिहार से अलग है, आउटसाइड फ्रंटियर है, यानी कि बंगाल और बिहार में नहीं, अलग जगह पे है। तो खुन्नस हो गया, इसलिए व्हाइट म्यूटिनी हो गया, यानी कि व्हाइट वर्सेस व्हाइट हो गया, फाइट हो गया। ये बताया, पूछा भी जाता है सिविल सर्विस में कि व्हाइट म्यूटिनी किसके टाइम में हुए थे और क्या इशू था। इशू क्या था? देखो कि जो व्हाइट ब्रिगेड जो तुम्हारा इलाहाबाद और मुंगेर में रह रहे हैं, उसने रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट बगावत कर दिया, ठीक है, बिकॉज क्यों? क्लाइव इशूड ऑर्डर्स डेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1766, यानी कि रिग्रेसिव, यानी कि 1766 से। देखो अभी भी हम 2021 में 2017 से हम कानून बना सकते हैं, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं रिग्रेसिव, इसको रिग्रेसिव लॉ बोला जाता है। रिग्रेसिव मतलब पुराना बैक डेट से, बैक डेट से भी लॉ बन सकता है, इतना अधिकार है सरकार को। इसलिए कभी कभी टैक्स मरा जाता है कंपनीज लोग, यदि पुराना हुआ तो इतना ड्यूज रह जाएगा, फिर कहाँ से देगा कंपनी लोग। इंडिया में ये दिक्कत था कि बैक से आप बनाते थे, मैंने एडिटोरियल में बताया बहुत बार, समझे ना, ये इंडिया में कंटेंशन रहा है। देखो तो क्या हुआ कि क्लाइव इशू ऑर्डर्स दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 7 डबल अलाउंस वुड बी पेड ओनली टू, डबल अलाउंस एक्स्ट्रा पैसा उसी को दिया जाएगा जो कि बंगाल और बिहार के आउटसाइड है। और यहीं पे ये लोग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुंगेर तुम्हारा बिहार में है और इलाहाबाद एरिया भी इस एरिया में नहीं आता था, जिस एरिया में इसने बोला कि डबल अलाउंस हम देंगे आपको, पैसा देंगे, तो गुस्से से व्हाइट म्यूटिनी हो गया, यानी कि व्हाइट वर्सेस व्हाइट हो गया, रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट बगावत हो गया। द व्हाइट ब्रिगेड डिसाइडेड टू रिजाइन देना शुरू कर दिया, बट क्लाइव वॉज नॉट काउंटेड बाई दिस स्टेट। कोई दिक्कत नहीं है, गिदर भपके से नहीं डराइए, ये एक्सेप्टेड ऑल रेजिग्नेशन, शुरू बोला करो रिजाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर द अरेस्ट एंड ट्रायल ऑफ ऑल रिंग लीडर्स, बोला सबको अरेस्ट कर लो। फर्दर ही प्रमोटेड नॉन कमीशन ऑफिसर इवन मर्केंटाइल एजेंट्स एंड कॉल्ड ऑल अवेलेबल ट्रूप्स फ्रॉम मदर। और बाकी दूसरे क्या किया, नॉन कमीशन ऑफिसर थे, जो उतने बड़े पोस्ट पे नहीं थे, दूसरे जगह पर पोस्ट पे थे, जो छोटे लेवल के थे या दूसरे लेवल पे थे, उसको बुलाया गया। और ये क्लाइव का रेजुलेशन प्रूव्ड इफेक्टिव एंड वाइट, और इससे क्या हुआ
कि जो विद्रोह व्हाइट म्यूटिनी चल रहा है उसको क्रश कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि अपने अपने में फुट डाल दोगे तो कैसे राज करोगे। तो हाउएवर क्लाइव ने क्या किया, ये व्हाइट म्यूटिनी को सप्रेस कर दिया मैनेज करके, समझे, क्योंकि ट्रूप्स बुलाया मद्रास से। सर जॉर्ज कॉर्नल डिक्लेयर इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन इन 1858 that I do most confidently maintain that no civilized government ever existed on the face of this earth which was more corrupt। तो देखो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है, समझे ना। सर जॉर्ज कर्नल जो तुम्हारे वहाँ के एमपी थे, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन मतलब क्या है, ब्रिटिश में 2 हाउस होता है, कॉमन मतलब लोकसभा, वहाँ के लोकसभा में बात चल रहा है ये चीज़ कि हमने इतना भ्रष्ट सरकार नहीं देखा है अभी तक अर्थ में जितना रॉबर्ट क्लाइव के अंडर है। मैंने तो बोला ही करप्शन के लिए बहुत बड़ा फंसा था ये, ठीक है। मोर फिफिडियस एंड मोर रेफिशियस देन द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1764 टू, बोला कि सबसे ज़्यादा करप्ट है तुम्हारा ये सरकार। सरदार के एम पानीकर रिमार्क द ड्यूरिंग कंपनी स्टार्ट रॉबर्ट स्टेट। और जो सरदार, जो तुम्हारे बाद के सरदार है हमारे इंडियन से, वो क्या बोलते हैं कि 65 से लेकर 1772 तक कंपनी ने रॉबर्ट स्टेट बंगाल बनाया, यानी कि लूट मार हो रहा है, केवल करप्शन हो रहा है, चारों तरफ करप्शन हो रहा है, समझे बात को। यानी कि मैंने पहले ही बोला करप्शन का बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था रॉबर्ट क्लाइव पे, समझे बात को। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रहा है, ये जरूरी नहीं है तुम लोग को जानना कि पानीकर कौन था, ये था, उससे मतलब नहीं है तुमको। फैक्चुअल्स का मतलब थोड़ी कि हर फैक्चुअल्स को लिखते रहेगा तुम, फैक्चुअल्स का भी एक क्रोनोलॉजी होता है। सिविल सर्विस में जो फैक्चुअली पूछे जाते हैं तो वो थोड़ा सोच समझ के पूछे जाते हैं। पानीकर उनकर नहीं पूछेगा तुम लोग को, बच्चा लोग बात समझो। तुम लोग पूछेगा कि रॉबर्ट क्लाइव का क्या क्या भूमिका रहा है, तो व्हाइट म्यूटिनी को सप्रेस करने में फैक्चुअल पूछेगा, उसके बाद डुअल गवर्नमेंट बनाने में, यही डुअल गवर्नमेंट तुम्हारा वेल हस्टिंग खत्म कर देंगे आके विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आएंगे गवर्नर ऑफ क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएंगे वो, आर यू गेटिंग मी। और उसके बाद ये सब चीज़ हुआ, व्हाइट म्यूटिनी को सप्रेस किया गया है, हाँ। और उसके बाद तुम्हारा क्या है, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, हाँ, ये क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ है, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, उस समय एक्टिव थे। ये 4-5 चीज़ तुमको रखना होगा। और प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हो जाता था वहाँ का कंपनी वाला लोग सब, तो इससे क्या हुआ, करप्शन का वहाँ से बीज बोया गया। ये 4-5 चीज़ याद रख लो। और उसी के टाइम में तुम्हारा मीर जाफर को बैठाया गया था क्योंकि बगावत हो गया था, जानते ही हो, एंड सो। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था शुजा उद दौला से, देखो तो क्यों नहीं रहेगा, ऊपर देख लो 1765 to 67, फिर सेकंड बार आए थे क्योंकि इनके ऊपर देखो हुआ क्या था, इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था तो इनको छोड़ना पड़ा था गद्दी को। फिर वहाँ से जीत गए तो फिर से इनको मिला 2 साल के लिए, समझ गए बात को। तो देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद शुजा उद दौला ऑफ अवध साइन हुआ तुम्हारा 16 अगस्त 1765 को। बाय दिस ट्रीटी शुजा उद दौला सरेंडर इलाहाबाद एंड करा टू शाह आलम, जानते ही हो, मैंने पहले ही बताया था, इलाहाबाद और करा शाह आलम टू जो कि मुगल एम्पायर है उसको दे दिया गया। शुजा उद दौला ने बोला ठीक है हम 5 लाख रुपया देंगे कंपनी को एज अ वार कंपनसेशन, है ना, 50 लाख, ठीक है, करोड़ नहीं 50 लाख, ठीक है। और शुजा उद दौला ने कन्फर्म किया बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस, ठीक है आप लीजिए, आप आइए, ठीक है ना, आपको हम जगह दे रहे हैं, फुल पोजीशन है। नवाब एंटर इनटू ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रीटी विद द कंपनी, नवाब आ गया, यानी कि कोई भी तरह का बात होगा तो हम आपसे मतलब आपसे हम पूछ के करेंगे कोई भी चीज़, यानी कि समझ रहे हो ना बात को। यानी कि उसके साम्राज्य में पूरी तरीके से ब्रिटिश का वो है, तो हार गया, अवध तो ख़त्म हो ही गया। अब अवध को वो करने के लिए और ये सब चीज़, अब अवध को फिर बफर स्टेट बनाया गया क्योंकि मराठा से इधर से वो ना करे, क्योंकि मराठा टॉप कंटेंडर है अभी, समझ गए ना। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो एम्पायर शाह के साथ हुआ था वही एम्पायर शाह आलम, समझ गए। आलम कौन सा है, शाह आलम मुगल एम्पायर है ना जी, वॉज टेकन इनटू कंपनी प्रोटेक्शन एंड ही वाज टू रिसाइड एट इलाहाबाद में रहना है मगर कंपनी के प्रोटेक्शन से रहना है। ही गिवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड करा, ये वो हो गया है। उसके बाद क्या है, शाह आलम ने ग्रांट किया दीवारी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक है, टू कंपनी बाय फरमान कर दिया 1765 में। उसके उस रिटर्न में कंपनी एनुअल पे करेगा 26 लाख रुपया, ठीक है, शाह आलम को, और 53 लाख देगा नवाब ऑफ बंगाल को, ताकि निजामत को भी वो हाथ में रख सके। निजामत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, पहले पैसा से रखेगा उसके बाद में देखते हो कब्जा लेगा पूरा। तो ये गवर्नर जनरल रहा, और इसके साथ तो बहुत कुछ हुआ ही है, तो फिल कर दोगे सब, बैटल ऑफ प्लासी अलग से, बक्सर अलग से, क्या क्या हुआ है, तो ये फैक्चुअल्स है, यानी कि तुम समझ गए बात को।
कि वारेन हस्टिंग के टाइम में ही रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ही तुम्हारा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सब भी हुआ था। इसके हिसाब से कैसे अवध को बफर स्टेट बनाया गया एंड सो ऑन, डुअल गवर्नमेंट बनाया गया जो कि मैसिव फेल्यूर है। इसलिए वारेन हस्टिंग साहब आते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। देखो तो वारेन हस्टिंग देखो ये क्या थे एक्चुअली, ये मेंबर थे कलकत्ता काउंसिल के फ्रॉम 1761 टू 1764 एंड मेंबर मद्रास के भी रहे हैं 1764 टू 17, यानी कि उनको स्किल था पहले से ही। और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। मैं वही जानते हो कि यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मैं बोल ही रहा था तुम लोग को कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने हैं। अब पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब क्या है कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वो सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना, वो अकाउंटेबल रहेगा, यानी कि सेंट्रलाइज करने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया था। याद आ रहा है सभी चीज़, सब है, अब सबऑर्डिनेट करेगा, आप करेगा। तो इसलिए गवर्नर जो था गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। समझ गए ना बात को, ये डेजिग्नेशन बदला, यही बाद में जाके बदल जाता है 1858 में वाइसरॉय बन जाता है क्योंकि SOS वाला आ जाता है चीज़। समझ गए बात को। देखो उसके बाद इसने क्या किया, वारेन हस्टिंग ही इंट्रोड्यूस क्विनक्यूनल सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन 1772 बाय फार्मिंग आउट लैंड्स टू द हायर बिडर। वही परमानेंट सेटलमेंट का जेनेसिस स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जेनेसिस स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो यहाँ पे क्विनक्यूनल सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू का स्टार्ट हुआ है कि यानी कि हाईएस्ट बिडर आएगा वही ऑक्शन होगा, हाईएस्ट बिडर जो आएगा उस हिसाब से वो लैंड लॉर्ड का वो दिया सौंपा जाएगा। एट द टाइम ऑफ दिस सेटलमेंट ही डिड नॉट गिव प्रेफरेंस टू ओल्ड जमींदार, ओल्ड जमींदार को देना नहीं चाहता था ऑक्शन के टाइम में, ठीक है। इन 1777 दिस सेटलमेंट्स वर अबॉन्डन एंड ही रिवर्टेड बैक टू एनुअल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओपन ऑक्शन। और उसके बाद क्या है कि फिर से वो सिस्टम को और अच्छे से करने के लिए वो ख़त्म कर दिया, ये सेटलमेंट जो तुम्हारा ये क्विनक्यूनल सेटलमेंट था उसको ख़त्म कर दिया और एनुअल सेटलमेंट किया कि हाँ अब ऑक्शन होगा, हाईएस्ट बिडर देगा एनुअल बेसिस पे सालों साल। तो ये एक्चुअली जेनेसिस है, मैं परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं कह रहा हूँ, मैं जेनेसिस बोल रहा हूँ। जेनेसिस का मतलब समझते हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट, समझे ना, स्टार्टिंग पॉइंट है। देखो इसने क्या किया 1772 में होल कंपनी टेरिटरी को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया और अपॉइंट किया यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसके लिए तुम लोग पढ़ रहे हो। तो ये न्यूक्लियस तो यही डाले थे और इसको ऑर्गेनाइज कर दिए थे बाद में जाके कौन, कॉर्नवालिस, याद आ गया। तो देखो 1773 में क्या, वारेन हस्टिंग मेड सम चेंजेस इन द मशीनरी ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो तरीका था, दीवानी राइट्स, उसको चेंज किया और ही अपॉइंटेड इंडियन दीवान्स इन प्लेस ऑफ कलेक्टर हु हैड बिकम करप्ट। कलेक्टर को हटा के इंडियन दीवान्स को रखे, क्योंकि कलेक्टर इज ऑल अबाउट करप्शन। देख रहे हो ना, अभी भी चीज़ दिखता है कि नहीं दिखता है तुम लोग को। तो हम तो बोल ही रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव से ही तुम्हारा जेनेसिस करप्शन का शुरू हो गया है। और तुम ये भी समझो कि क्या है, बिहार का बच्चा लोग कलेक्टर बनना चाहता है, तो कारण ये कि यहीं से स्टार्ट हुआ है ये सब चीज़। और बाकी जितने प्रदेश है वो बहुत डेवलप कर गए दूसरे चीज़ में, और हमारा वही वाला चीज़ रहा। अभी देखो हमारे ब्यूरोक्रेसी में, कल मैं बैठ के यही सोच रहा था रात को कि कितना करप्शन है इस स्टेट में। कल रामानंद जी भी बता रहे थे अपना BPSC को लेके, है ना। तो जो भी है ना जी, तो यानी कि कोई सक्षम तो है ही नहीं यहाँ पे एग्ज़ाम निकालने के लिए। कोई दरोगा का एग्ज़ाम देता है वो तक नहीं निकाल पाता है, समझ रहे हो बात को ना। तो हो गया था, तो गरीब का तो कल्याण हो जाएगा इस तरह ना। तो ये तो बहुत दुख की बात है। लोकतंत्र ऐसे थोड़ी, ये लोकतंत्र थोड़ी हुआ, 0-0 लोकतंत्र लेके चल रहा है स्टेट सब। और बोलेगा कि बुद्ध का जगह था ये, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है इस चीज़ को, बहुत शर्म की बात है। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र किया गया ट्रेजरी को, समझे, कर सकते हो तिजोरी। कलकत्ता गया, कलकत्ता का मतलब क्या, कलकत्ता में ह्यूज रेवेन्यू जनरेट होगा। मुर्शिदाबाद से इंपॉर्टेंट कलकत्ता है क्योंकि उसका ग्रोथ बढ़ने लगा। कलकत्ता तुम्हारा प्रॉक्सिमिटी है, तुम्हारा पोर्ट है वहाँ पे। डुअल गवर्नमेंट इन्होंने निकाल दिया बंगाल से, और जिसमें दीवानी ड्यूटी तो दीवान था मोहम्मद रेजा खान और राजा सिताब राय, उसको भी निकाल दिया वहाँ से। मुन्नी बेगम को किया गया जो कि मीर जाफर की विडो थी, विधवा जो थी, ठीक है, जो उसकी फिर जो उसका बच्चा हुआ है नवाब मुरादुद्दौला, ठीक है, उसके गार्जियन भी थे। द अलाउंस ऑफ नवाब वॉज रिड्यूस, अलाउंस कम कर दिया गया, नवाब को जो पैसा मिलेगा वो कम कर दिया गया, ठीक है, वॉज रिड्यूस टू हाफ कर दिया गया, 32 लाख से 16 लाख कर दिया गया वो, ठीक है। जो अलाउंस मिलता था ना जी कि इतना इतना आप लीजिए आपको मिलेगा, इतना इतना कम कर दिया गया।
कम करने का मतलब क्या है कि प्रोमिनेंसी बढ़ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वारेन हस्टिंग स्टॉप एनुअल अलाउंस ऑल्सो, 26 लाख जो शाह आलम को देता था वो भी खत्म कर दिया, ठीक है। अनचार्ज सब स्कीम बोला कि हम प्रोटेक्शन फ्रॉम ही टू कब इलाहाबाद भी ले लिया, कारा भी ले लिया मुगल एम्पायर से, और ये बेच दिया एंड सोल्ड टू द नवाब अवध। मुगल एम्पायर से फिर अवध से 50 लाख रुपए दे देते तुमको ज़मीन, ठीक है। इसने हिंदू और मुस्लिम लॉज को कोडिफाई करने का प्रयास किया था। कोडिफिकेशन समझते हो, यही बोलते हैं ना, पहले सीखना पड़ता है किसी भी जगह पे आके ये क्या है, यहाँ पे लोग कोई गलत काम करते हैं तो किस तरह ट्रीट करता है। तो उसके लिए हिंदू वाला तुम्हारा मनुस्मृति होगा, मुस्लिम वाला तुम्हारा कुरान होगा, तो उसको ठीक से पढ़ना, कोडिफाई करना, उसके हिसाब से लॉ बनाना। तो देखो ऐसे नहीं कि फालतू का आके बात किए हैं, पहले अध्ययन किए हैं इस जगह को, तो वही अध्ययन किया गया है। और देखो इन 1776 मनुस्मृति वॉज ट्रांसलेट, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वही तो है तुम्हारा कोड ऑफ गेंटू लॉस। गेंटू लॉ के बारे में मैंने बताया है तुमको, गेंटू लॉ यहीं से शुरू हुआ है तुम्हारा, समझे। तो क्या है, मनुस्मृति को जब ट्रांसलेट किए हो तुम किस में, इंग्लिश में। मनुस्मृति क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो पनिशमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको समझने के लिए। फिर 1791 में विलियम जोन्स एंड कोलब्रुक जो आए हैं, प्रिपेयर डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉस, फतवा आलमगीरी वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड। फिर से तुम्हारा क्या किया गया, हिंदू लॉस को और समझने का प्रयास किया गया, और फतवा आलमगीरी उसको भी ट्रांसलेट किया गया मुस्लिम को देखने के लिए, जो कुरान उरान बोलते हो उस तरह का बुक सब। बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं वारेन हस्टिंग्स साहब, जुडिशियल फील्ड में भी लाए हैं। जुडिशरी समझते ही हो तुम लोग, है ना। सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स वर बाइफरकेटेड। अब देखो यहाँ पे बाइफरकेट देख, सिविल और क्रिमिनल अलग अलग होगा, है ना। सिविल और क्रिमिनल अलग अलग केसेस होता है, वो कोर्ट्स का अलग अलग बाइफरकेट के बोल दिया कि क्या बोला कि दीवानी एंड फौजदारी अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोल दिया। सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत तुम्हारा कलकत्ता एज अपीलेट कोर्ट, यानी कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोर्ट खोले गए हैं ताकि तुम्हारा ये अलग हो, सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन जज, सिविल और तुम्हारा इसका जुडिशरी सिस्टम का अलग अलग हो जाए, क्योंकि दोनों अलग चीज़ है ना। अब एक कोई बदमाशी किया है, लड़ाई झगड़ा किया, एक कोई मर्डर किया है, एक किसी का लैंड का डिस्प्यूट है, एक मर्डर किया है, दोनों में डिफरेंट है कि नहीं है। दोनों को एक चश्मा से देखेंगे तो कहाँ जस्टिस दे पाएंगे, इसलिए दोनों को अलग करना पड़ा। और इसके लिए क्या किए, इसके लिए तुमको जुडिशरी सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपीलेट कोर्ट भी किया गया। अपीलेट कोर्ट मतलब थोड़ा अलग सा कोर्ट, अपीलेट कोर्ट का मतलब ही हुआ कि सिविल कोर्ट, ठीक है। तो पूरी सिविल कोर्ट है जी, तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा सिविल सर्विस में, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, जानते हो 1774 में, है ना। और चीफ जस्टिस जो पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इजा इम्बे थे, इलिजा इम्पे, ठीक है, ये थे। ऑब्वियसली सी बात है वही सब रहेंगे। टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वारेन हस्टिंग्स सप्रेस द कस्टम हाउसेज ऑफ द जमींदार। ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए कस्टम जो वारेन हस्टिंग ने क्या किया, तुम्हारा क्या किया वारेन हस्टिंग ने, जो कस्टम हाउस ऑफ जमींदार था उसको नीचे कर दिया, यानी कि जो कमाई का तरीका था दूसरे का उसको कम कर दिया, और मात्र 5 कस्टम हाउसेस को इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ कहाँ, कलकत्ता, हुगली, मुर्जाबाद, ढाका एंड पटना। इसने कोशिश किया कि दस्तक जो हमारे जो कॉम्पिटिटर है, जो दस्तक यूज़ कर रहे हैं, उसको भी मिसयूज़ जो हो रहा है उसको कम किया जाए। और इन्होंने एफर्ट किया ताकि ट्रेड लिंक हो सके तिब्बत से और भूटान से भी, समझे ना। इन्हें बहुत प्रयास किया ट्रेड के लिए, और कस्टम हाउसेस को कम कर दिया, 5 बना दिया। कस्टम हाउस मतलब जहाँ पे टैक्स उस कटेगा तुम्हारा, पहले ही बताए थे। और जो दस्तक का मिसयूज़ होता है उसको भी चेक करने का प्रयास किया था। फिर ट्रीटी ऑफ बनारस किया गया था अगस्त 1773 में, जहाँ पे मनी पे टू द कंपनी, सब्सिडी फोर्स के लिए जानते ही हो आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा। इलाहाबाद वॉज हैंडेड ओवर टू द नवाब, फिर नवाब को 50 लाख रुपए दो, हम दे दिए, तो बोले तो थे ऊपर जो हुआ था। सीक्रेट क्लॉज, एक सीक्रेट क्लॉज भी जोड़ा गया ट्रीटी में। इफ नवाब आस्क्स फॉर अ कंपनी हेल्प अगेंस्ट रोहिल्लास, यदि रोहिल्लास अटैक करता है तो आपको कम से कम 40 लाख रुपया कंपनी को देना पड़ेगा, तब जाके हम आपको ट्रूप्स देंगे। शर्त है, ठीक है। रोहिल्लास सब एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है नीचे सब, समझ गए। 1775 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ फैजाबाद हुआ। देखो ये सब वर्ड आया था कि नहीं आया था, ये साइन हुआ फिर नवाब अवध से। उस समय कौन थे, असफ उद्दौला थे, जिसके हिसाब से मनी पे करना होगा कंपनी को पे करना होगा सब्सिडी फोर्स के लिए, और उसको इंक्रीज कर दिया गया 2.1 लाख से 2.6 कर दिया गया। जमींदारी ऑफ बनारस था, उसको क्या है, कंपनी का प्रॉपर्टी दे दिया गया, ठीक है। जमींदारी ऑफ बनारस, अब जो जमींदारी राइट था बनारस, अब कंपनी उसको देखेगा, यानी कि आस्ते आस्ते इंक्रोचमेंट है। कंपनी सोल्ड दिस टू चैत सिंह, और इस चीज़ को चैत सिंह को दे दिया, और 22 लाख रुपये, यानी कि ज़मीन दे दिया दूसरे आदमी को, वो 22 लाख रुपये दे रहा है उसको।
और 1778 में क्या हुआ, कंपनी डिमांडेड 5 लाख फ्रॉम चैत सिंह, जो राजा बनारस था, ठीक है, उसको उससे बोला 5 लाख रुपए दीजिए, और ये डिमांड रिपीट हो रहा है बार बार, बिकॉज कंपनी वॉज पासिंग थ्रू, क्योंकि कंपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, क्योंकि वो इन्वॉल्व था तुम्हारा बैटल्स में, वार्स में, इसलिए उसको पैसा चाहिए। और 1781 में क्या हुआ, उसको रिमूव कर दिया गया गुस्से से चैत सिंह को। हो सकता है वो मना कर दिया हो कि हम नहीं देंगे अब, तो भाई तुम नहीं देगा, भागो यहाँ से। राजा बनारस का ये हालत है। उसका नंद कुमार को मर्डर कर दिया गया, ठीक है, मर्डर विद द हेल्प ऑफ जुडिशरी बाय वॉरेन हस्टिंग बिकॉज ही लेवल करप्शन अगेंस्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि जो नंद कुमार था उसको मर्डर कर दिया गया, ठीक है, जुडिशरी के हेल्प से। जुडिशरी तब मिला हुआ है, सब जानते ही हो, सब तो ये ब्रिटिश है, ठीक है, क्योंकि ये एलिगेशन लगा रहा था करप्शन का एलिगेशन लगा रहा था गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग के ऊपर, बोला इसको हटा दो रास्ते से। और देखो इसने क्या किया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार किया है, तो मैंने तो बोला था वॉरेन हस्टिंग, और इसने ट्रीटी ऑफ सलबाई भी किया था, याद आया मराठा से, यही तो वॉरेन हस्टिंग ही था ना एक्टिव मराठा से, याद आया सब कुछ, 1775 to 82। और ये तुम्हारा बेगम्स ऑफ, ही एसोसिएटेड विद बेगम्स ऑफ अवध अफेयर, वॉरेन हस्टिंग अलॉन्ग विथ ना जो कंस्पायर्ड द रॉब बेगम्स ऑफ द। अब देखो वॉरेन हस्टिंग साथ साथ जो नवाब वजीर था, देखो नवाब भी है वजीर भी है, बताए थे ना, बताए थे, हाँ बिल्कुल, जो कि तुम्हारा नीचे वाला, जो कि तुम्हारा, हाँ बिल्कुल 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 सही पकड़ा है तुम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंगलिज खान, जो चिंगलिज खान था, बिल्कुल सही पकड़ा है तुम, ठीक है। तो वॉरेन हस्टिंग उसके साथ मिलके अवध में जो तुम्हारा बहुत वेल्थ था ना, उसको लूटा है ये लोग, ठीक है। वो एसआईटी, हाँ देखो एशियाटिक सोसाइटी का भी फाउंडर यही है, देखो ये पूछा जाता है ऑप्शनल के तौर पे, तुमको घुमा कर पूछेगा, देखो कि फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद द हेल्प ऑफ सर विलियम जोन्स इन 1784 में ये भी तुम्हारा सोसाइटी फॉर्म हुआ था। ये सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्कालीन दिमाग में रख लो, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाएंगे जब तुमको हम मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के तौर पे। चार्ल्स विकी ने ट्रांसलेट किया भागवत गीता को भी, ठीक है, हितोपदेशा इन इंग्लिश, और भी कुछ किताब थे हमारे जो, उसको भी चेंज किया गया इंग्लिश में। और इन्होंने कास्ट प्रिंटिंग को भी, ठीक है, वो किया। ही ऑल्सो इन्वेंटेड कास्ट प्रिंटिंग फॉर बंगाली एंड पर्शियन कैरेक्टर्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता वॉज रिटन बाय वॉरेन हस्टिंग। खुद देखो वॉरेन हस्टिंग ने लिखा है, तो बताओ जो गवर्नर जनरल है वो इतना इंटेलेक्चुअल भी है, समझ रहे हो ना। तो बैरसी हलेट पब्लिश संस्कृत ग्रामर, बताओ संस्कृत ग्रामर को पब्लिश किया इन्होंने 1778 में। आफ्टर हिज रिटर्न टू इंग्लैंड इन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हो गया इसके अगेंस्ट, वहाँ पे अपर हाउस में, लॉर्ड इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस है वहाँ पे। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोकसभा, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब होता है राज्यसभा वहाँ का, ब्रिटिश का। बट आफ्टर लॉन्ग, मगर 7 साल कार्रवाई चला, 7 साल बाद बोला कि नहीं ठीक है आप, ठीक है जाइए, समझ रहे हो ना। तो ये तुमको समझ में आया कि कैसे कैसे चला है। तो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर और वॉरेन हस्टिंग के ऊपर क्या हुआ, एक और आज पढ़ लेंगे, कॉर्नवालिस के बारे में भी, आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। देखो कॉर्नवालिस कमेंटेड इन 1789 दैट 1/3 ऑफ द टेरिटरी ऑफ हिंदुस्तान इज नाउ जंगल इनवेटेड ओनली बाय द वाइल्ड बीस्ट। बोला है कि हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा, यानी कि 33% हिस्सा जो क्या है वो जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है। और इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है, अनडाउटली पता है तुम लोग को, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जुडिशियल पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से निकाल लिया और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया, डीएम। आज तुम जो डीसी और डीएम करते तो देखो यहाँ पे जेनेसिस यहीं से खींचा गया डीएम का, समझे ना। तो क्योंकि जुडिशियल पावर हम बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम जब बनता है तो उस समय वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तभी ना 24 घंटा के अंदर उसको लाया जाता है वहाँ पे, तब डीएम डिसाइड करते हैं आगे का क्या कार्रवाई होगा, समझे। तो ये क्या किए इन्होंने कि जो जुडिशियल पावर था डीसी का वो ख़त्म करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया, ठीक है। और बाय रेगुलेशन इन 1793 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज डिराइव्ड, ठीक है। उसके लिए लॉ पास करना होता है आपको, तो 93 में एक रेगुलेशन पास किया गया जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जुडिशियल पावर से हटा दिया गया और मात्र वो कलेक्टिंग एजेंट है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रहेगा डीसी, और कोई काम नहीं है डीसी का। डीसी मजिस्ट्रेट का काम नहीं करेगा, उसके लिए हम अलग से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए हैं। ये अलग बात है कि बाद में जाकर डीसी डीएम बन गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा तो आस्ते आस्ते बहुत सारे रिफॉर्म्स होंगे। लॉर्ड कर्नल इज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ पावर कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फील्ड दैट सच एब्सोल्यूट पावर इज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन। बोला कि यार टैक्स कलेक्शन का भी अधिकार तुम्हारे हाथ में है,
और उसके बाद तुम्हारे पास जुडिशरी भी पावर रहेगा तो मोनोपोली हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। तो एक आदमी के हाथ में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में इतना पावर देना सही बात नहीं है, इसलिए हटाना होगा। इसलिए रेगुलेशन पास हुआ था ये 1793 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज मेड हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के हेड कौन होगा? डीएम होगा, ठीक है। एट लोअर लेवल मुंसिफ रहेंगे, नीचे वाले मुंसिफ है, जैसे मुंसिफ होता है ना, मुंसिफ रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वर गिवन द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ, वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है रेवेन्यू कलेक्ट करिए, बस समझे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कर्नवालिस रिमेन सब्सटेंशियली, और गजब बात है कि इनका जो काम है ये 1858 तक रहा है। कैन यू बिलीव इट? यानी कि लंबा समय तक इनका जो बनाए थे, गठन किए थे जो तौर तरीका, वो लंबा समय तक चला है, क्वीन प्रोक्लेमेशन तक चला है वो काम, ठीक है। तो देखो इंट्रोड्यूस किए कर्नवालिस कोड 1793 में। द कोड वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। वो बोले तो कि एक पावर कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए एक आदमी के अंदर, बहुत सारा पावर तुम एक आदमी को दे देते हो तो मोनोपोली बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसको। ये बेसिकली जो डॉक्ट्रिन जो था सेपरेशन ऑफ पावर पे ही बेस्ड था कि एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, जुडिशरी अलग हो, लेजिस्लेटिव अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग हो, बात समझे ना। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया किया है, स्टार्ट किया है, और उसके बाद लेटर यही जाकर तुम्हारे इंडियन सिविल सर्विस का बन जाता है, इंडियन सिविल सर्विस में कन्वर्ट हो जाता है यही चीज़। तो इंडियन सिविल सर्विस होने से पहले इसका नामकरण किया था कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। अब बहुत सारा तुम्हारा इंट्रोड्यूस चेंजेस किए तुम्हारा क्रिमिनल लॉ में बाई रेगुलेशन ला के, नए नए रेगुलेशन ला के 1793 का, बाय विच इवन नॉन मुस्लिम कुड गिव टेस्टिमोनी अगेंस्ट मुस्लिम इन क्रिमिनल केसेस, जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी गवाही दे सकते हैं मुस्लिम का अगेंस्ट। यानी कि पहले क्या था, मुस्लिम का अगेंस्ट मुस्लिम देगा, हिंदू का अगेंस्ट हिंदू देगा, अब सब धर्म को साथ करने का बात है, तो भाई कोई भी गवाह दे सकता है किसी के लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम का क्या बात है, समझे। जो देखा वो देखा, है ना। और इन्होंने फौजदारी अदालत को भी एबोलिश किया है, और वहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, सर्किट कोर्ट्स बनाया है जहाँ पे यूरोपियन जजेस होंगे जो कि क्रिमिनल केसेस देखेंगे, और यदि समझ गए ना, और केसेस जो कि सीरियस ऑफेंसेस से रिलेटेड होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जजेस की नहीं होगा, वो तुम्हारा दूसरा जज होगा, समझे ना। तो क्या बोला जा रहा है देखो कि फौजदारी अदालत इन्होंने ख़त्म किया नंबर 1, और 4 सर्किट कोर्ट बनाए जहाँ पे यूरोपियन जज रहेंगे और क्रिमिनल केसेस को वो करेंगे, देखेंगे, जो बड़ा बड़ा मान लो कि बड़ा बड़ा हीनियस क्राइम हुआ तो उसमें देखेंगे, ऑन टू हेयर केसेस रिलेटेड और सीरियस, जो जैसे सीरियस ऑफेंसेस है डैट ले बियॉन्ड द जज, जो कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के ऊपर का चीज़ है, यानी कि डीएम से ऊपर का चीज़ है, तो बड़ा बड़ा बात ये करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए इन्होंने अलग सर्किट कोर्ट्स बनाया है। जमींदार्स वे डेविस्टेड ऑफ ऑल पुलिस पावर एंड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड सुपीरियर। अब देखो जमींदार के पास जो पुलिसिंग पावर था उसको छीन लिया, मैंने बताया था तुम लोग को, मैंने तुम लोग को बताया था कैसे पुलिसिंग पावर कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ था, तो मैंने तुमको ब्रिटिश के रिफॉर्म्स में बताया था तुम लोग को, ठीक है, प्रोग्राम और पॉलिसी में बताया था, लास्ट में था, लास्ट में था। तो देखो यही बोला कि जो जमींदार के पास जो पुलिसिंग पावर था उसको हटा लिया गया वहाँ से, और इसके लिए एसपी सेलेक्ट किया गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि अभी भी है तुम्हारा, वो तुम्हारा हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एसपी सबसे हेड होगा, ठीक है। और इसको 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक का उसका दे दिया गया जुरिस्डिक्शन, आप यहाँ तक करिए। बाद में ये ट्रांसफर दरोगा को कर दिया गया, बात समझे ना बात को, बात की बात है। अब देखो इन्हीं के टाइम में तुम्हारा जेनेसिस तो खींच दिया वॉरेन हस्टिंग ने। अब परमानेंट सिस्टम है ये तुम्हारा डेसिनियल, मतलब 10 साल वाला जो चीज़ है, 10 ईयर सेटलमेंट इन्होंने कंक्लूड किया, जमींदार के साथ स्टार्ट किया, और यहाँ से तुम्हारा 1793 परमानेंट सेटलमेंट इसी को बोल दिया गया। जेनेसिस खींचा है वहाँ से, मगर ये चीज़ आगे बढ़ के कॉर्नवालिस ने सच कर दिया। तुमको समझ में आ रहा है अंकित? ऊपर नहीं जा रहा है, बाउंस बैक नहीं कर रहा है जी, कुछ भी सब पढ़े हुए हैं ना, तो फैक्चुअल्स को ऐड करते रहो सभी चीज़। ही अबॉर्डेंट द मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर से जो सामान लिया था वो खत्म, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट बिचौलिया खत्म। उसके लिए कमर्शियल एजेंट्स और रेसिडेंट्स को अपॉइंट किया गया कि फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाई जितने भी होंगे, लेना देना, ये सब चीज़ के लिए एक अलग से एजेंट्स होगा, ठीक है। ये बिचौलिया, पहले वाला बिचौलिया खत्म। थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी यही किए थे। कौन है ये? कॉर्नवालिस से जो हार के आया वहाँ से, याद है ना तुम लोग को, ठीक है, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। और फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था तुम्हारा, याद करो, है ना। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ ट्रेड वाज रिड्यूस फ्रॉम 1, जो मेंबर्स थे, ठीक है, 5 से 1 कर दिया गया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया गया।
उसके बाद क्या है कि टू रिड्यूस द प्रिवेलिंग करप्शन अमंग द ऑफिशियल कॉर्नवालिस मेड। अब जो करप्शन तो है ही, पहले से चल रहा था, करप्शन को कम करने के लिए क्या किया इन्होंने कि ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द प्रॉपर्टी। आपको अपना जो प्रॉपर्टी है आपको डिक्लेयर करना होगा, आरटीआई टाइप का। कितना प्रॉपर्टी रखे हो तुम लोग, डिक्लेयर करो अपना प्रॉपर्टी, समझे? होता है बिल्कुल, ठीक है। बिफोर दे लेफ्ट इंडिया, इंडिया से लेफ्ट करने से पहले आपको बताना होगा कि आपने क्या है। ही ऑल्सो रेज सैलरी, ऑफिशियल का सैलरी बढ़ा दिया। तो करप्शन ही मत करो भाई, सैलरी तुमको अच्छा मिलेगा, करप्शन नहीं करोगे। और कलेक्टर्स विल गेट 1% ऑफ द, आप जितना कलेक्ट करोगे डिस्ट्रिक्ट से आपको 1% आपको राशि मिलेगा। आपको सैलरी भी मिलेगा 1500 का, 1500 का सैलरी था बिल्कुल, और आपको 1% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, मतलब 1% आपको मिलेगा जितना कलेक्ट किए हो। तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए बहुत सिचुएशन अच्छा है कि सैलरी तो मिल ही रहा है, और ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, इफेक्टिवली कलेक्ट करेंगे तो 1% उसका ही मिल जाएगा। तो लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और क्योंकि पैसा से आदमी को वो किया जा सकता है ना, मोटिवेट किया जा सकता है। तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो आप अब मोटिवेट तो करोगे, इसका मैनिपुलेशन भी होगा उधर जाके, ज़बरदस्ती भी कि ज़्यादा रेवेन्यू लेके हमारा अपना वो करे, 1% निकले। तो ये क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट तो तुम लोग जान ही रहे हो कि इसका लूपहोल्स भी उतना ही रहा है, क्योंकि ऑपरेशन हो गया है ना। तुम्हारे जो पिजेंट्स के ऊपर कितना गलत काम हुआ है, यू नो दिस थिंग। अब देखो तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखो सर जॉन सो, अब बात ये समझो कि ऊपर में क्या बताएं कि 1786 से 93, ठीक है, अब 93 से 98। अब देखो मैंने क्या बोला है तुम लोग को, जो प्रोमिनेंट थे उसके बारे में जान लिए। अब कुछ कुछ है जो कि प्रोमिनेंट नहीं है, मगर फिर भी तुमको पता होना चाहिए। यही जॉन सोर आए थे जिसमें सोर माइन्यूट वाला जो चीज़ आया था, याद है तुम लोग को, बच्चा लोग का एजुकेशन पॉलिसी, तो परमानेंट सेटलमेंट का कि हम प्रोप्राइटरशिप दे कि नहीं दे। तो सोर ग्रांट और सोर के बीच में हुआ था, सोर जीत गया। यही है। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन रिगार्डिंग इंडियन नेटिव स्टेट्स। हम कोई वो नहीं करेंगे, यानी कि एक्सप्रेशनिस्ट वाला पॉलिसी नहीं था, इम्पीरियलिस्ट वाला पॉलिसी नहीं, ये इतना ही खास उसका। अब उसके बाद जो आए, जो बहुत खासियत है, ये तुम्हारा लॉर्ड वेलेस्ली है। इसके बारे में लास्ट आज जान लेते हैं, ठीक है, उसका छोड़ देंगे, नहीं तो फिर लोग में चले जाएंगे, फिर अंदर घुस जाएंगे। देखो एनीवे अपने आप को बाबू बंगाल का टाइगर बताते थे तुम लोग की तरह, ठीक है ना। ये मद्रास प्रेसिडेंसी भी क्रिएट करने में हेल्प की है। क्यों? क्योंकि जो तांजोर और कर्नाटक से बाबू लड़ाई झगड़ा करके ये इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी को बनाया, ठीक है। 79 वेलेस्ली कौन था जी? वही 4th एंग्लो मैसूर वार में एक्टिव था वो आदमी, याद आया? वेलेस्ली इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, याद है ना, ठीक है ना। तो 1798 में विच प्रोवाइडेड फॉर डिफेंस ऑफ इंडियन स्टेट बाय द ब्रिटिश, ठीक है। जो क्या करेगा उससे, ब्रिटिश सब्सिडी फोर्स रख देगा वहाँ पे, रख देगा तो हो गया, बातें खत्म हो गया। फिर फोर्स रख दोगे तो बात ही खत्म हो गया, घेर लेगा। देखो क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ व्हिच वाज टू बी बाउंड बाय द रूलर। रूलर देखेगा बाबू ट्रूप्स आया दिए तो खर्चा पानी दो उसको बैठ के तुम, ठीक है ना। घर बुलाए हैं तो चाय पिलाएंगे ना, हाँ नहीं बुलाएंगे ना। स्टेशनिंग ऑफ अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट द हेडक्वार्टर्स, आप रखो बाबू नेटिव स्टेट में, जब रखो ब्रिटिश लोग को बढ़िया से, ठीक है ना। अब ब्रिटिश कंट्रोल करेगा आपका एक्सटर्नल अफेयर्स बैठ के, और एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपका साम्राज्य नीचे जा रहा है ना। तो उसका देखो 1799 में बोले ही तो थे तुम लोग को कि 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ था, जहाँ पे अनेक्स कर लिया टीपू सुल्तान का जगह मैसूर को, ठीक है। वहाँ पे साइन ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ है पेशवा के साथ। फिर 2nd एंग्लो मराठा वार हुआ था, ये जब एक्टिव थे, अब वहाँ से 20 साल का ट्रीटी हुआ था, तो 2nd वाला में ये एक्टिव थे। ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ है ना। और एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1803 और 5 तक। और 3rd वाला 13, 14, 15 के आसपास पिंडारीज वाला इश्यू याद आ गया। 1799 से लेकर 1800 देखो, सेंड ब्रिटिश इनबॉय मेहदी अली खान एंड लेटर जॉन मैलकॉम टू द कोर्ट ऑफ शाह ऑफ पर्सिया, वहाँ भेजा गया, बाहर भेजा गया। और ट्रीटी वाज साइन, जहाँ पे शाह ने एग्रीड किया कि ठीक है हम कोई भी फ्रेंच को यहाँ पे नहीं रखेंगे, समझे ना। कोई भी यानी कि दबाव बनाने का प्रयास है अंदर ही कि फ्रेंच को बाबू क्या करेंगे, कोई ये फ्रेंच अच्छा चीज़ नहीं है। इंग्लिश प्रेशर दे रहा है क्योंकि इंग्लिश का दबदबा बढ़ते चला जा रहा है। तो 1800 में क्या, वेलेस्ली सेंड एन एक्सपीडिशन ऑफ इंडियन ट्रूप्स, भेज दिया बाहर की नेपोलियन से लड़ो जाके। तो हमारे इंडियन ट्रूप्स भी गए थे नेपोलियन से लड़ने के लिए, ठीक है। तो इंडियन ट्रूप्स भेजा गया किसके अंडर, किनके नेतृत्व के अंदर? जनरल डेविड बियट।
इजिप्ट भेजा गया क्योंकि दबदबा है वहाँ पे। नेपोलियन तो पूरा यूरोप को पूरा वो नचा रहा है ना अपने हाथ पे, जान ही रहे हो ना। उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड ले कैप्चर, दिल्ली और आगरा कैप्चर किया 1803 में। अब मुगल एम्पायर को कंपनी के प्रोटेक्शन के अंदर रख दिया गया, यानी कि ले लिया गया उसका। और सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट पास हुआ था, और जो कि तुम्हारा वाट टाइम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि युद्ध करेंगे तो बाबू कोई रिपोर्ट वोपोर्ट नहीं देना है, जैसे अभी तुम लोग टेलीविजन में देखते हो, ठीक है ना। ये भी एक तरह से सेंसरशिप ही है, भले लिख के ना दिया जाए, लिख के भले ही बहुत सारा चीज़ लिख के नहीं दिया जाता है, प्रेशर से दिया जाता है। अब सब्सिडी अलायंस देखो किसके साथ हुआ था, ये क्या है एक्चुअली सब्सिडी अलायंस, क्या ब्रिटिश फर्स्ट थे? नहीं, तो ब्रिटिश सब्सिडी अलायंस का निर्माता तुम्हारा ब्रिटिश नहीं है, ये फ्रेंच डुप्लेक्स ने किया था जो गवर्नर था, और इसका कॉपी पेस्ट किया है ब्रिटिश ने। तो बात समझो कि सब्सिडी अलायंस आया कैसे, ये चीज़ ये पूछा गया है सिविल सर्विस में। और यहाँ पे मेरा एक बार डिबेट भी हो जाता है दिल्ली में सभी लोग को लग रहा था, मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सब लोग हम बैठे हुए थे ऐसे करके, ऐसे ही था, ग्रुप में थे उस समय, एक टॉकेटिव क्लास चल रहा था, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे थे तो हम भी टॉकेटिव क्लास में बैठे हुए थे। एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट सब थे, एक से एक ब्रिलियंट, गजब का एनर्जी। हम तो बहुत प्रभावित हो गए थे कुछ स्टूडेंट से, एनर्जी मतलब निकल रहा है शरीर से, मतलब खड़ा है तो लग रहा है कि यार वो तोड़ देगा, मचोड़ देगा, तो उस तरह का एनर्जी। और मज़ा आ गया उस लड़के को देख कर। अभी भी मैं सोचता हूँ, बैठता हूँ रूम में, बोलता हूँ क्या एनर्जी था उस लड़के के अंदर, गजब का एनर्जी, ठीक है ना। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था उसके एनर्जी से देख के। तो वो लड़का खूब उछल रहा था, ठीक है ना, नॉलेज था उस लड़के में, नो डाउट, पढ़ता था तो उछलेगा ही, जो बात है, ठीक है। तो पूरा, और हम शायद जो नीतीश बैठा है पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे पीछे बैठे थे साइड में, और वो लड़का आगे यहाँ बैठता था। क्लास का सीनियर बता रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ग्रुप था, और हम नहीं बोलते थे, हम बोलते नहीं थे क्लास में, कभी नहीं, नेवर, नहीं, चुप। हमारा काम ही था क्लास में आना, चुपचाप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, और खाली लिखते रहेंगे, जो टीचर पढ़ाते रहेंगे सब लिखते रहेंगे, ठीक है ना, सब लिख के पूरा करके जाकर घर में पढ़ते रहेंगे। ये मेरा अटेंशन था, और कोई बहसबाजी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है हमको, ठीक है, डाउट नहीं होगा हमको, जाकर हम खुद अध्ययन कर लेंगे, इतना अध्ययन कर लेंगे, डाउट अपने आप हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता था, क्योंकि कितना हम पूछेंगे, सिविल सर्विस है, ठीक है ना। तो वहाँ बैठा था, तो वो लड़का पढ़ के आया था वेलेस्ली के बारे में, ठीक है ना। तो उठा वो, और हम पहले ही पढ़ के बैठे हुए हैं सभी चीज़, ठीक है ना। वो उठा और बोला कि देखो सब्सिडी अलायंस तो लॉर्ड वेलेस्ली लाया, ये लाया, वो लाया, और इतना जो ग्रुप था सबको इसने कन्विंस कर दिया, ठीक है ना। तो हम पीछे से, हमको रहा नहीं गया ये चीज़, हम बोले ऐसा नहीं है, पहली बार मेरा मुंह खुला, समझे ना, ऐसा नहीं है। वो डुप्लेक्स थे, फ्रेंच गवर्नर थे, ठीक है, और ये जानता था कि पीछे और बाबा लोग बैठा हुआ है हमारे तरह, ठीक है ना। तो बोला यस यू आर करेक्ट। तो फिर बाद में हम लोग बाहर निकले तो पूछा आप कहाँ से, क्या है, वही लड़का जो एनर्जेटिक था। तो ऐसे हमको देखा, तो फिर हमको एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप बताइए बैलिस्टिक और क्रूज में क्या अंतर है। हमने पूरा डिटेल्स में उसको बता दिया। बोला आपको तो सब कुछ आता है, ठीक है ना, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है। तो हम उसको इकोनॉमिक्स का पूछ लिए, कुछ नहीं आता था यार उसको, मगर ये कि उसके परफॉर्मेंस हम खुश थे, एनर्जेटिक था वो, और एनर्जी से गेन किया जा सकता है बहुत सारा चीज़। और उसको हम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का जो हम उसको जो डेफिनेशन बता दिए थे ना, ईज मैनर में, यानी कि किताब से ऊपर का आंसर। इकोनॉमिक्स में कुछ सिंपल ही था, रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसी में गड़बड़ा गया इन लोग सब। कैसे सर्कुलेशन, मनी से सर्कुलेशन से निकलता जाता है, जो कि तुम लोग को हमेशा बोलते रहते हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, इतना चीज़ भी नहीं जानता है कंप्यूटर, इतना भी नहीं जानता है, ठीक है ना। तो बोले थे, तो वो हमसे दोस्ती करने का प्रयास किया बाद में। हमारा प्रयास कुछ नहीं था वैसा, हमारा प्रयास था क्लास में आए, या जो चीज़ सीख रहे हैं सीख के भागे। नहीं टाइम है मेरे पास दोस्ती यारी भजाने का, ठीक है, दोस्ती यारी जितना भजाना था भजा लिया अपने टाइम में। हाँ, जब इंटेलेक्चुअल टॉक होगा बिल्कुल मैं रहूँगा पास में आपका, ठीक है ना। बाबू टाइम का इतना कदर करो तुम लोग, इतना कदर करो कि हम लोग को पता है कि अब 5 मिनट में छोड़ेंगे, 5 मिनट में जाएंगे, वहाँ पे मेट्रो होगा, मेट्रो से जाएंगे, रूम में जाएंगे, तुरंत पहले चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, उसके बाद 3-4 घंटा बाद फिर खाना बनाएंगे, इतना, और खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, फिर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद शाम होगा, फिर खाएंगे, फिर सोएंगे, सुबह उठेंगे, दौड़ेंगे, फिर से काम शुरू होगा। बाहर रहोगे तो और डिसिप्लिन से रहना होगा तुम लोग, ना डिसिप्लिन तो
कई लोग बाहर की फ्रीडम से इनडिसिप्लिन भी हो जाता है, कई लोग और डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट वाला है और डिसिप्लिन हो जाने वाला, और इस चीज़ का अभी भी हम लोग को फ़ायदा मिलता है। नहीं तो कॉलेज का तो कोई डिसिप्लिन वाला चीज़ तो रहा नहीं जो बात समझ गए ना। तो देखो यहाँ से बात निकला था इसलिए बोलना पड़ा। देखो समझ गए नेपोलियन का ये वो फलना टिकला चिलना सब हुआ था, समझ आ गया ना। चिलना में कौन था? हाँ, अरे बाप रे चिलना कहाँ था? वो तो ठिलना था। देखो फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स, देखो अब आ गया। देखो तो इन्हीं के बारे में ही बोल रहा था मैं। देखो पहला पर्सन थे जिन्होंने स्टार्ट किया कि लैंडिंग ट्रूप्स टू इंडियन पावर्स, ताकि इंडियन पॉलिटिकल अफेयर से वो इंटरवीन कर सके, इंटरफेयर कर सके। ही बिलीव दैट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विल हेल्प इन मोनोपोलाइजिंग द कमर्शियल एक्टिविटीज़, क्योंकि ये डुप्लेक्स जानते थे कि यदि हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हमको हासिल करना है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़रूरी है। यदि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ तो कमर्शियल एक्टिविटीज अपने आप हाथ में आ जाएगा। सही बात है ना। RDS सब्सिडी ट्रीटी जो साइन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का वाज साइन इन 1764 विद द नवाब ऑफ अवध। ठीक है, अब इंग्लिश की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे कंपनी अग्री टू डिफेंड द फ्रंटियर्स ऑफ अवध। बोला कि ठीक है हम आपके लिए अवध के लिए लड़ेंगे, ठीक है ना, उसके लिए आपको पैसा देना होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी मेड अ ट्रीटी ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटक इन 1787 बाय कर्नवालिस बाय विच द स्टेट वाज टू सरेंडर। अब पहली बार जो कंपनी ने ट्रीटी किया था, क्या ट्रीटी है? ट्रीटी ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटक, वो कर्नवालिस से किया था, बाय विच स्टेट वाज टू सरेंडर। आपको फॉरेन रिलेशन कंपनी को, यानी कि फॉरेन रिलेशन हम तय करेंगे कि किसके साथ आप दोस्ती करिएगा, किसके साथ क्या करिएगा, हम डिसाइड करेंगे। यानी कि तो हाथ पैर तोड़ ही लिया तुम। अब तुम हमको डिसाइड करेगा हम क्या खाना खाएंगे, किससे दोस्ती करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या हुआ उसका मतलब? तुम क्रश कर दिया हमको। समझे बात को ना। वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया नया चीज़ और इन्हें बोला कि ही डिमांडेड सरेंडर ऑफ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट। क्या छोड़ दो, लैंड दे दो हमको। तो लैंड देना मतलब क्या हुआ बाबू? समझ रहे हो ना, लैंड पावर चीज़ है, पावर है। तो सब्सिडी अलायंस गिव अ फाइनल ब्लो टू द फ्रेंच होल्ड इन इंडिया। ये सब्सिडी अलायंस क्या है? फ्रेंच को खत्म कर दिया। बिकॉज सब्सिडरी स्टेट वॉज रिक्वायर्ड टू डिसमिस ऑल फ्रेंचमैन, क्योंकि बाबू सब्सिडरी जो अलायंस करके जो लैंड ले रहा था ब्रिटिश, उसने बोल दिया कि फ्रेंच को भगाओ, भगाओ फ्रेंच को। अब फ्रेंच भागना शुरू कर दिया, तो आया फ्रेंच सब्सिडी अलायंस, मैं वही उसके लिए बाधा बना बाद में जाके। कर्नवालिस ने ऐसा रास्ता जाल बूंद दिया, उसके बाद आने वाले समय में लंबा जाल हो गया वो, और वही साम्राज्य हाथ में रख लिया गया। हाँ वेपन बिल्कुल कह सकते हो। अब सब्सिडी अलायंस किसके किसके साथ साइन हुआ है? देखो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ साइन हुआ था 98 और 800 में, ठीक है। रूलर मैसूर के साथ हुआ, रूलर ऑफ मैसूर के साथ हुआ था 1799 में, वही मैसूर जान ही रहे हो तुम लोग, फोर्थ वाला। राजा ऑफ तंजौर के साथ 99 में हुआ, नवाब ऑफ अवध के साथ जान ही रहे हो। पेशवा बाजीराव 2 जो थे उसके साथ भी हुआ, तुम्हारा ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ था, कोमल सेकंड वाला जो होने वाला है। भोसले के साथ हुआ था 1803, ठीक है। राजा बेराड़ के साथ भी हुआ था 1803 में। सिंधिया के साथ भी हुआ था 1804 में, ठीक है। लेटर ऑन राजपूत स्टेट्स फॉलोड सूट, फॉलो किए हैं, ठीक है। उसमें जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी एंड रूलर ऑफ भरतपुर, वो भी ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस साइन किए थे। राजपूत स्टेट्स के हैं ये सब। हाँ बोलो बोलो। सब इंग्लिश किया है। फ्रेंच बस कॉन्सेप्ट दे दिया, ऐसा किया था बस। हाँ किया था, मगर इस चीज़ को प्रोमिनेंसी मिला किसके तौर पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे।